लास्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर रहे थे और हम लोग ये देख रहे थे कि भाई किस तरीके से इस पे काम होगा और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज दोबारा से चर्चा करेंगे। आगे समझो। एक्चुअल में था क्या, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 2 बार m फाइंड किया और 2 कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब हम लोग उसके बाद आगे की चर्चा कर रहे थे, तो हमने y कैसे फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला हमारे पास था। फाइंड करेंगे वो हमारे पास था। अब उसको समझो। मेन इंपॉर्टेंट ये है कि हम x कैसे फाइंड कर रहे हैं, y कैसे फाइंड कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए गाइस। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ये देखा कि y कैसे फाइंड हो रहा है, अब हम ये देखेंगे x भी कैसे फाइंड हो रहा है, क्योंकि ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको लग रहा होगा कि सर हम तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पे चले गए हैं, इतनी कैलकुलेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है क्या? तो आप टेंशन मत लो, मैंने आपको पहले ही बताया कि अभी कुछ 2-3 क्वेश्चन आप अपने हाथ से सॉल्व करोगे तो आपको सब समझ में आने लग जाएगा। मतलब कि कैलकुलेशन इजी है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको टफ लग रही है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ डेल वाई की, तो इनिशियल जो पॉइंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा और एंडिंग पॉइंट तो ये है ही मेरे पास अभी। तो मैं क्या करूँगा y2, तो y2 मेरे पास 10 और y1 हो गया 44/10। तो ये क्या हो गया 100 माइनस 44/10। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5/10 आया। और ऐसे ही अगर मैं डेल x की बात करता हूँ तो x2 यानी 12 और x1 यानी 4, तो बचेगा 8। और ऐसे ही m बात करता हूँ तो होता है डेल y अपॉन डेल x, तो वो हो जाएगा 56/10 और एक डेल x बोले तो 8 7 जा, तो कितना आ गया 7/10 आ गया। 7/10 आ गया मतलब 0.7 आ गया, मतलब लेस देन 1 आ गया। लेस देन 1 है इसका मतलब 0.7, m जो है वो लेस देन 1 है, तो मतलब क्या होगा x में तो इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 से और मुझे y फाइंड करना पड़ेगा। और y फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है y नेक्स्ट इज इक्वलेंट टू y प्रीवियस। अच्छा, क्या फॉर्मूला होता है आप लोगों को पता ही होगा, क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है तो y नेक्स्ट यानी y प्रीवियस, तो प्रीवियस तो हो गया 44/10 प्लस m की वैल्यू है 0.7 यानी 7/10। y नेक्स्ट हो गया 5, ये हो गया 4, तो 5 में से 4 गया तो 1, तो ये क्या हो गया 44 प्लस 7 51/10। तो रिजल्ट आ गया आपके पास क्या 51/10। इसी तरीके से मैं इसको और आगे सॉल्व करूंगा, इसी तरीके से मैं आगे और सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आते चले जाएंगे। तो जैसे 51/10 आया है, ऐसे ही यहाँ पे आएगा x की वैल्यू 6 और 58/10, फिर 7 और 65/10, फिर 8 72/10, फिर 9 79/10। क्यों? क्योंकि अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो एक एक चीज इसी तरीके से आती चली जाएगी। आप समझ रहे हो बात को, है ना? फिर आएगा 10 और 86/10, फिर आएगा 11 और 96, सॉरी 86 हो गया ना, 7 का डिफरेंस चल रहा है तो 93 आ जाएगा 93/10। और लास्ट में क्या आ जाएगा 12 और इसमें हो जाएगा 100/10। तो 100/10 बोले तो 10 और यहाँ पे आके मेरा लूप बंद हो जाएगा।
इस तरीके से इस पॉइंट के सारे कोऑर्डिनेट मेरे पास निकल के सामने आएंगे, जो मैं ये कहानी दोहराता जाऊँ। अब मैं क्या करता हूँ भाई, मैंने लास्ट क्लास में तो आपको समझाया था कि m की वैल्यू हम लोग निकालते चले जाएंगे तो हम लोगों को आइडिया हो जाएगा। हालांकि वो तो मैं एक बार भी निकालूंगा तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन मैंने बार बार निकालने के लिए इसलिए बोला था कि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, आप लोगों को समझ में आ जाए कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है और हमारा प्रीवियस पॉइंट क्या होता है। तो उसके लिए मैंने आपको बार बार बोला था कि आप m बार बार निकाल के चेक करते हो, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि आप m बार बार निकालो ताकि आपको आइडिया लगे कि भाई एक्चुअल में कहानी है क्या, क्योंकि आपको हर पॉइंट में चीजें समझ में आना बहुत जरूरी है। वो नहीं समझ में आएगी तो दिक्कत देगी। तो बताओ यहाँ तक सभी को मेरी बात है वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो पहले क्लियर कर लो कि सर हमको ये वाली बात समझ में नहीं आई है। सबको सारी बात क्लियर है तो मैं आगे चलूँ उस पॉइंट को लेके, मतलब इस टॉपिक को लेके आगे बढ़ूँ, अगर सबको सारी बात क्लियर है तो यस और नो? क्लियर है सर, वेरी गुड। चलिए, अब अगर आपको क्लियर है तो आगे समझेंगे। वैसे तो नोट कर लिया होगा आप सभी ने, नोट कर लिया होगा सभी ने। आगे समझेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने y फाइंड किया, टू फाइंड द y नेक्स्ट एंड x नेक्स्ट वैल्यू वी कैन यूज दिस फॉर्मूलाज। हम इन फॉर्मूले को यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला होता है, या रुको मैं ऐसे लिख देता हूँ तो वो ज्यादा। पहला फॉर्मूला होता है कि y नेक्स्ट इज इक्वल टू y प्रीवियस प्लस m x नेक्स्ट माइनस x प्रीवियस। ये फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो और इसका तो हम लोगों ने भी प्रैक्टिकल करके देखा भी है कि भाई किस तरीके से फॉर्मूला काम आने वाला है। सारी बात समझ। ऐसे ही मेरे पास अगर x निकालने को कभी आ जाए तो x नेक्स्ट का फॉर्मूला होता है x प्रीवियस प्लस 1/m और y नेक्स्ट माइनस y प्रीवियस। अब जो स्टूडेंट यहाँ पे मैथ्स के होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि ये नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशंस कुछ इस तरीके से होती है, dy बाई डी एक्स और माइनस का 1/dy बाई डी एक्स। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला लिया गया है। जो मैथ्स के होंगे उनको समझ में आएगा कि नॉर्मल और टेंजेंट की इक्वेशन होती है। तो ये x और y के लिए है, और आपको पता है m अगर लेस देन 1 है तो मुझे y निकालना है और x में इंक्रीमेंट करना है, और m अगर ग्रेटर देन 1 है तो मुझे x निकालना है और y में इंक्रीमेंट करना है, और m अगर इक्वल टू 1 है तो मुझे x और y दोनों में इंक्रीमेंट कर देना है। ये बहुत इजी वाली प्रोसेस की एक बात हो जाएगी, ये नोट कर लो। तो मैं एक एल्गोरिथम आपको बताऊं, मतलब इसकी एल्गोरिथम बताता हूँ कि प्रोग्राम में किस तरीके से वर्क करेगी, और फिर इसका प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं। नोट कर लिया आप सभी ने?
नोट कर लिया या नहीं, यस और नो? पूरी क्लास में 46 स्टूडेंट है अभी प्रेजेंट और आंसर सिर्फ 4 बच्चे दे रहे हैं। तुम लोगों को पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है? नेक्स्ट क्लास से वीडियो ऑन करवा लूंगा एक एक स्टूडेंट का, और जिसका वीडियो नहीं ऑन होगा वो क्लास के बाहर। ये तुम्हारे काम की चीज चल रही, मेरे काम की चीज थोड़ी ना चल रही है। अभी भी कितने स्टूडेंट्स के रिप्लाई आए, नोट किया है नहीं किया, कितने स्टूडेंट के रिप्लाई आए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 46 में से सिर्फ 18 बच्चों का नोट है, मैसेज है। करो वीडियो ऑन करो, एक बार रुको, सब जने वीडियो ऑन करो अपना, देखते हैं अपन कितने स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, दिमाग लगाते हैं अपना ज़्यादा, तो भी आइडिया हो जाएगा। और जिसने अपना वीडियो ऑन नहीं किया वो क्लास के बाद डायरेक्ट। तो धर्माज्ञा, अगर आपका 2-3 क्लास का पुराना ड्यू है तो मैं डेली आपको वीडियो अपलोड करता हूँ ड्राइव पे डेली, और उस ड्राइव का लिंक भी आप लोगों के पास है। और अभी तो मैंने रिसेंटली आपको परसों दोबारा से एक लिंक भेजा है, तो आप लोग उसमें वीडियोस देख के अपना पुराना कवर कर सकते हो। ये मैं बार बार आपको बोला था कि कंप्यूटर ग्राफिक एक ऐसा पेपर है जिसमें अगर आपको पुराना मिस हो गया बेसिक का तो आप नया कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। ये मैं बार बार एक ही लाइन को दोहराया जा रहा हूँ हर क्लास में, लेकिन आप लोगों को क्या सबको मजाक लग रही है अभी तक। अब पहले रुको एक मिनट, वीडियो ऑन होने दो अभी, पहले मैं एक बार ये देख लूँ कि कौन से स्टूडेंट क्लास ढंग से ले रहे हैं और नहीं ले रहे हैं। जिसका वीडियो ऑन नहीं है उसको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा अभी हाथों हाथ ही, तो टेंशन ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि नोट किया नहीं किया, इतने सवाल पूछने के बाद भी 4 बच्चों के 18 बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं। बाकी बच्चों ने जो पढ़ रहे हैं वो बेचारे सीरियसली मेहनत कर रहे हैं, और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको मजाक लग रही है। सीजी फिर बोलेंगे हमको तो सीजी में समझ में ही नहीं आया, सर ने सही नहीं पढ़ाया। अरे भाई सर क्या सही नहीं पढ़ा रहे हैं? हाँ खुशी, तो बेटा तुम मत करना, बाकी तो करेंगे ना। देखो जितने बच्चों के वीडियो ऑन है वो सब क्लास में रहेंगे, और जितने बच्चों के वीडियो ऑन नहीं है मैं उन सबको क्लास से भी बाहर निकाल दूंगा। तो आप ये ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ से बाहर निकाला तो नेक्स्ट क्लास में आप उस आईडी से तो ज्वाइन नहीं कर सकते, ये तो फिक्स है, ये तो पता ही होगा ना आप सभी को। तो बहुत बढ़िया, जो सिंसियर बच्चे हैं वो सब वीडियो ऑन करके बैठे हैं, क्या भाई हम लोग पढ़ रहे हैं ईमानदारी से। चलो इधर के तो सारे हो गए, वेरी गुड, ठीक है कोई बात नहीं प्रतीक, तुम मत करो। अभी भी देखो और ही बच्चों के हैं जिनके वीडियो ऑन नहीं हुए हैं, देखता हूँ अभी मैं, धीरे धीरे ऑन हो गए। कमलेश, प्राची, निखिल, समीर, चेतन, किंजल, तुषार, नितेश, दीपक और केतन कुमार, इन स्टूडेंट्स के वीडियो ऑन नहीं है, बाकी सबका ऑन है। ठीक है, हाँ अब कर सकते हो आप लोग, अब कर लो बोले, ठीक है कोई बात। तो भाई ये आप लोगों के लिए ये सारी क्लासेस हैं, आप लोग अगर सिंसियर नहीं रहोगे तो कौन रहेगा। तो अब हम लोग एक एल्गोरिदम की बात कर रहे हैं गाइस, देखो समझो, एक्चुअल में वो एल्गोरिदम एग्जाम में ऐसा नहीं पूछता। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, एग्जाम में ऐसा बोलेगा कि दो कोऑर्डिनेट दे देगा, जैसे 2,3 और 7,8 है, और बोल देगा कि राइट डाउन द राइट डाउन, या ऐसा बोल रहा है कि फाइंड ऑल द कोऑर्डिनेट्स
with the help of DDL line algorithm from the point 2,3 and 5,7 या 7,8 whatever वो जो भी है, कि DDL एल्गोरिथम की हेल्प से इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच के सारे कोऑर्डिनेट आप पता करके बताओ जिससे कि एक लाइन ड्रॉ होती है। वो क्वेश्चन दे देगा आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क के क्वेश्चन में दे देगा राइट डाउन द DDA एल्गोरिथम। तो DDA एल्गोरिथम 1 मार्क में अपन क्या लिखेंगे, तो DDA एल्गोरिथम के कुछ स्टेप्स हैं जो हमको लिखने पड़ेंगे, तो वो 1 मार्क्स में आएंगे। तो लिखेंगे एल्गोरिथम ऑफ DDA लाइन एल्गो। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपका प्रोग्राम बिगिन होगा। स्टेप नंबर 2, डिक्लेयर करेंगे हम लोग डेल वाई और डेल एक्स को, डेल वाई डेल एक्स और एम को डिक्लेयर कर देंगे। अभी मैं उससे पेंसिल से लिख दूंगा यहाँ पे डेल वाई डेल एक्स कॉमा एम। उसके बाद मैं लिख ही देता हूँ, ज़्यादा टाइप करने से ज़्यादा ईजी। यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे हम डेल वाई और डेल एक्स को। डिक्लेयर करने के बाद सेट कर देंगे डेल वाई में वैल्यू y2 माइनस y1 एंड डेल एक्स में वैल्यू x2 माइनस x1। फोर्थ स्टेप है कि सेट करेंगे m में डेल वाई अपॉन डेल एक्स, और डेल वाई अपॉन डेल एक्स सेट करने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि इफ m अगर ग्रेटर देन 1 है देन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे कि भाई डिक्लेयर कर लेंगे x कॉमा वाई, और क्योंकि अगर m ग्रेटर देन 1 है तो सेट कर देंगे x में x1 एंड y में y1, और m ग्रेटर देन 1 है तो एक अलग कहानी चलेगी, वो ये चलेगी। उसके लिए हम लोग लिखेंगे कि रिपीट स्टेप 9 to 11 for y is equivalent to y1 to y2, और नेक्स्ट स्टेप है प्लॉट द करंट पिक्सल एंड सेट y इज इक्वलेंट टू y प्लस 1, क्योंकि आपको पता है कि वो बड़ा है तो हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। और 11th स्टेप में सेट x इज इक्वलेंट टू x प्लस 1 अपॉन m, और वो प्रीवियस माइनस आपको पता ही है वो 1 आता है। 12 इसमें लूप को एंड कर देंगे, मतलब 11 स्टेप तक तो रिपीट हो गया, उसके बाद लूप एंड हो गया। फिर उसके बाद मैंने एल्स कंडीशन चलाई, मान लो m ग्रेटर देन 1 नहीं है, अब वो लेस देन 1 है, तो क्या करेंगे, लेस देन 1 अगर है तो आपने क्या करना है, जैसे इसमें जाने के बाद वेरिएबल डिक्लेयर हुआ था, आप इस स्टेप को पहले भी लिख सकते हो आपकी मर्जी से, और x में मतलब ये जो 2 स्टेप है इसको इफ कंडीशन के पहले भी लिखा जा सकता है। अगर इफ कंडीशन के पहले लिख दोगे तो यहाँ पे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वरना यहाँ पे भी आपको डिक्लेरेशन वाला स्टेटमेंट लिखना है। अब आप लिखोगे रिपीट स्टेप 15 to 17 फॉर x इज इक्वलेंट टू x1 to x2, और 15 स्टेप क्या बोलता है कि भैया प्लॉट द करंट पिक्सल, जो भी होगा उसको प्लॉट कर दो और सेट कर दो x इज इक्वलेंट टू x प्लस 1, और 70th जो स्टेप है वो रहेगा कि सेट कर दो y इज इक्वलेंट टू y प्लस m में, और 18th स्टेप जो होगा वो हो जाएगा एंड लूप,
और लास्ट का जो 19th स्टेप है वो हो जाएगा, प्रोग्राम बिगिन हुआ था तो एंड भी हो जाएगा। और ये 19 स्टेप आपको लिखना है। अब इसमें 19 स्टेप में मैंने किया क्या, वो 19 स्टेप में सिर्फ हमने ये किया है, 19 स्टेप में हमने ये किया है कि मान लीजिए मेरा एक कोऑर्डिनेट है x1, y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो मैंने यहाँ से शुरुआत करी है, तो सबसे पहले मैंने डेल y और डेल x डिक्लेयर किए। डेल y में वैल्यू डाली y2 माइनस y1 और डेल x में वैल्यू डाली x2 माइनस x1। फिर मैंने m निकाल लिया, वो निकाला डेल y अपॉन डेल x करके। मैंने चेक किया पहली कंडीशन इफ, चलो इफ के पहले भी मैंने डिक्लेयर कर दिए x और y, x में डाल दिया हमेशा के लिए x1 और y में डाल दिया हमेशा के लिए y1। अब मैंने चेक किया कि अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है तो फॉर लूप चलेगा और वो फॉर लूप चलता जाएगा। y1 जब तक लेस देन इक्वल टू रहेगा y2 के, तब तक वो लूप चलता चला जाएगा। और अंदर क्या कहानी होगी, पुट पिक्सल की कहानी ड्रॉ होगी और y में इंक्रीमेंट हो जाएगा और x को फाइंड कर लेंगे। फिर इफ के बाद एल्स लगेगा और एल्स में भी फॉर लूप चलेगा x1 लेस देन इक्वल टू x2 तक, वो पुट पिक्सल x प्लस प्लस और y को फाइंड कर लेंगे। बस ये पूरा स्टेप मैंने इन 19 स्टेप में लिखा। आप चाहें तो इस 19 को 21, 22 भी कर सकते हैं, छोटे भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। कुल मिला के जो एल्गोरिदम पे हम काम कर रहे हैं, जिस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हम लोग चीजें ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग उस एल्गोरिदम को लिखा है हम लोगों ने। तो किसी को अभी तक इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से क्लियर कर लो कि आपको कोई भी अगर इसमें डाउट है कि हाँ भाई ये वाली चीज आपको नहीं समझ में आई है, तो आप मेरे से वो पूछ लो। किसी को भी अगर ऐसा हो कि सर हमको ये नहीं समझ में आया या हमको ये डाउट आ रहा है, तो आप अभी उसको क्लियर कर लो। तो उससे क्या होगा, अभी अगर आपको क्लियर हो जाएगा मान लो, तो हम लोग क्या करेंगे, डीडी एल्गोरिदम का प्रोग्राम लिखेंगे और कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने को दूंगा। पहले प्रोग्राम लिखा दूंगा, प्रोग्राम सॉल्व करवा दूंगा, फिर मैं आपको करने को दूंगा। तो आप देखना कि भाई जो है सॉल्व करने से वो चीजें कैसी हो रही है। अभी मैं यहाँ पे कुछ फंक्शंस भी काम लूंगा तो आपको समझ में आएगा। हाँ, 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूरी एल्गोरिथम लिखनी है आपको, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो ये पूरी कहानी आपको लिख के आनी है। अब मैं एक एक चीज आपको समझाता जाता हूँ और इसका प्रोग्राम हम लोग बनाते जाते हैं। और ध्यान से पहले तो आप इसमें कोई डाउट पूछ लो। हाँ, वापस समझ लो स्टेप एल्गो के। देखो बच्चे, मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया और सबसे लास्ट में उस प्रोग्राम को एंड कर दिया, पहले 2 स्टेप के लिए। फिर मेरे को m की जरूरत है, डेल y की जरूरत है, डेल x की जरूरत है, तो मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। फिर मैंने सेट किया डेल y में ये वैल्यू और डेल x में ये वैल्यू। फिर मैंने सेट किया m में ये वैल्यू और मैंने इनको पहले डिक्लेयर कर लिया। फिर मैंने इसमें चेक किया, अगर m 1 से बड़ा है तो 9 से 11 का स्टेप जो है वो रिपीट करते जाओ। रिपीट करते जाओ मतलब लूप चलाओ। और कब तक चलाओ, फॉर लूप कब तक चलाओ, जब तक y1 से हम y2 पे नहीं पहुंच जाते। पिक्सल ड्रॉ करो और y1 के लिए लूप चला तो इसका मतलब y में इंक्रीमेंट करो और x को फाइंड कर लो और लूप बंद कर दो। अगर मान लो m 1 से बड़ा नहीं है, m 1 से छोटा है, जैसा कि अभी हमने इसके पहले एक एग्जांपल किया था उसमें देखा था, तो आप एल्स में जाइए और आगे आने वाले स्टेप्स को रिपीट कीजिए कि x की वैल्यू 1 से लेकर x की वैल्यू 2 तक जब तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये लूप चलेगा। पिक्सल को ड्रॉ करेंगे और x में इंक्रीमेंट करेंगे और y को फाइंड कर लेंगे, लूप बंद करेंगे, प्रोग्राम खत्म करेंगे। ये पूरी कहानी में जो x और y निकालने का तरीका वो हमने पता कर लिया ऑलरेडी। और इसका एक छोटा सा
थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल करके हमने देखा है कि थ्योरेटिकल ऑन पेपर हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, वो हमने एक क्वेश्चन करके देखा है। अब सवाल ये आता है कि हम लोग इसका पहले प्रोग्राम भी बना लेते हैं, वो प्रोग्राम भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अगर मैं प्रोग्राम बनाने की बात करूं तो प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा इसको समझेंगे। कहाँ गया था वो सी? अगर हमें प्रोग्राम भी बनाना है तो आप देखेंगे मैं डीडीए एल्गोरिथम का पहले प्रोग्राम लिखूंगा। डीडीए लाइन एल्गो डॉट सीपीपी होगा गाइस। और प्रोग्राम में इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच एक हेडर फाइल है, हैश इंक्लूड बनायो डॉट एच एक हेडर फाइल है, हैश इंक्लूड ग्राफिक्स डॉट एच एक हेडर फाइल है। ये हेडर फाइल क्या है, कंफर्म हो गई है कि हमेशा यूज आएगी। अब मुझे ये देखना है कि अगर मुझे मेरे प्रोग्राम में कुछ फंक्शंस काम में लेने हैं तो वो फंक्शन कहाँ होंगे, उनकी हेडर फाइल भी डालनी है। तो मैंने एक रैंडम फंक्शन देखा था जो कि था डिले फंक्शन, और डिले फंक्शन जो था वो डॉस डॉट एच नाम की हेडर फाइल में था। तो डॉस डॉट एच नाम की हेडर फाइल में डिले फंक्शन था, तो जब डिले फंक्शन मुझे काम में लेना था तो मैंने डॉस डॉट एच लगा लिया था। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझते चले जाएंगे। मैं इस पूरे फंक्शन में सबसे पहले देखो एक वॉइड मेन चलाता हूँ, है ना। आप मेरी बात को समझते जाना, जहां आपको नहीं समझ में आए वहां पर रोक देना कि सर नहीं समझ में आ रहा। इंट सबसे पहले जीडी में आप 0 डालते हो, फिर जीएम लगाते हो और ऐसे कर देते हो, फिर आप CLR SCR लगाते हो, फिर उसके बाद इनिट ग्राफ लिखते हो और एड्रेस ऑफ जीडी एड्रेस ऑफ जीएम डबल कोर्स में सी ड्राइव में टर्बो Z3 में BGI, ये आपका पाथ रहता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, अब उसके बाद आपके प्रोग्राम की जो भी व्हाटएवर कोडिंग है आप उसको लिखते हैं चले जाते हो। चलो ठीक है भाई, तो मैंने क्या किया, सी आउट करा, एंडर लिखा और मैंने यूजर को बोला कि भैया एंटर द वैल्यू ऑफ x1, कि आप ना एक काम करो x1 की वैल्यू हम लोगों को इनपुट में दे दो। हमने बोला आप x1 की वैल्यू इनपुट में दे दो, और सी इन में मैंने x1 की वैल्यू ले ली। फिर मैंने बोला सी आउट में एंटर बोले तो नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, या मैंने बोलता हूँ इधर कि एंटर द वैल्यू ऑफ x1 कॉमा y1, कि जहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट होगी वो कोऑर्डिनेट मेरे को दे दो x1 कॉमा y1। तो इधर x1 और y1 मैंने इनपुट में ले लिया। फिर मैंने दूसरी बार बोला कि एंटर द वैल्यू ऑफ x2 कॉमा y2, ठीक है, कि भैया जो लाइन एंड होगी उसके आप कोऑर्डिनेट दे दो। तो यूजर ने क्या किया, जो भी कोऑर्डिनेट दिए उसको मैंने x2 और y2 में इनपुट ले लिया, और उसके बाद प्रोग्राम रुक जाना चाहिए, तो गेट ch हो गया। अब अभी तो एरर आएगी। क्यों एरर आएगी, क्योंकि x1 और y1 वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं है। तो मैंने क्या किया, इधर इंट लिया, एक x1 लिया, एक y1 लिया, फिर एक x2 लिया और एक y2 लिया, डिक्लेयर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद सी आउट में एंडल डाल के और चेक कर लेता हूँ x1 y1 की वैल्यू, चलो वो तो आ गई होगी, उसमें तो क्या चेक करना। तो पहले मैं देखता हूँ इतना प्रोग्राम मेरा चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ऑल्ट F9 किया, कोई एरर नहीं है, और कंट्रोल F9 किया तो ये चल जाएगा। ये लैपटॉप में बहुत दिक्कत होती है इन चीज़ों फंक्शन की के साथ। तो इसने बोला एंटर द वैल्यू ऑफ x1 y1, तो मैंने बोला 100 और 150, ये x1 y1 हो गया, और 200 और 300 ये x2 y2 है। अब इसमें एक लाइन ड्रॉ हो जानी चाहिए, है ना। तो अब लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने इनपुट तो ले लिया, अब लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे।
तो मैंने आपको एक अभी एल्गोरिथम लिखाई, उसमें मैंने कहा प्रोग्राम को ब्रेक गेन करो और देखो मैं जो आपको एल्गोरिथम लिखाई है ना, मैं उसी स्टेप पे चलूंगा। मैंने आपको बोला पहले x1 y1 x2 y2 होने चाहिए, वो हमने ले लिया। अब मुझे क्या चाहिए, डेल x और डेल y सबसे पहले डिक्लेयर करना है और m भी डिक्लेयर करना है। तो जो है मेरे को डेल x और डेल m जो है, मतलब डेल x और डेल y और m जो है वो डिक्लेयर करना है। तो उसको क्या करते हैं हम लोग, डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और डिक्लेयर करके हम लोग क्या करते हैं, उसको आगे प्रॉपर वे में सॉल्व करते हैं। आप ध्यान से समझो बच्चों मेरी बात। अब मैंने क्या किया, ये दो वेरिएबल, ये दो चार वेरिएबल मैंने क्यों लिए, तो मेरे को तो पता ही नहीं क्यों लिए। आज तो याद है, कल भूल जाऊंगा, 10 दिन बाद भूल जाऊंगा, 50 दिन बाद भूल जाऊंगा, लेकिन महीने भर बाद, 2 महीने बाद जब इस प्रोग्राम को खोलूंगा तो मुझे ध्यान ही नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक कमेंट बना देता हूँ कि दीज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर टू टेक इनपुट्स। ये इसको लाइन को ऊपर लिखते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखो आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल लाइव, जब लाइव एग्जाम करते हैं काम, तब भी हमको कमेंट देना कंपलसरी होता है। तो मैंने बोला कि x1, y1 आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन और x2, y2 आर द एंडिंग पॉइंट ऑफ लाइन। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। तो कल को अगर मुझे प्रोग्राम वापस देखना पड़ा तो मैं कमेंट पढ़ के समझ जाऊंगा कि मैंने x1 y1 और x2 y2 वेरिएबल क्यों डिक्लेयर किए थे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई x1 y1 तो लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट है और x2 y2 एक लाइन के एंडिंग पॉइंट है। तो मुझे समझ में आएगा कि वेरिएबल मैंने अच्छा इसलिए डिक्लेयर किया। अब क्योंकि मुझे DDA लाइन एल्गोरिथम बनानी है तो यार मैं यहाँ पे तो कितना स्टेप लिखूंगा। तो मैं काम करता हूँ, DDA नाम का एक फंक्शन बना लूंगा मैं, उस फंक्शन को कॉल कर लूंगा और उस फंक्शन में x1, y1 और x2, y2 पास कर दूंगा। तो उस फंक्शन में पास कर दूंगा, उस फंक्शन की हेडर हो जाएगी, जैसे उसमें वैल्यू जाएगी अब वो फंक्शन जाने, उसका काम जाने। हमने यहाँ से चारों पॉइंट भेज दिए, अब वो फंक्शन के हिसाब से काम, अपने हिसाब से काम करता रहेगा तो मेरा जो इजीली वर्क होने लग जाएगा। चलो भाई ये भी समझ में आया। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जो फंक्शन लिया है ना गाइस, अब आप समझना, अब आप मेरी बात को समझना कि आपने तो यहाँ पे जो लिया है वो कौन सा टाइप का वेरिएबल लिया है, इंटीजर टाइप का। और अब हम वहां इसको भेज रहे हैं, तो अब भेजेंगे तो अब एक प्रॉब्लम आएगी, यहीं से हम लोगों को सारी बातें समझनी पड़ेगी। अब हम लोगों को एक प्रॉब्लम आएगी। अभी तो क्या प्रॉब्लम आएगी, मैंने इंटीजर भेजा है तो चलो मैं मेन के ऊपर एक फंक्शन बनाता हूँ void DDA, जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। चलिए, तो मैंने वहां से इंटीजर वैल्यू भेजी तो इधर भी इंटीजर वैल्यू आएगी। लेकिन बहुत समय पहले एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन किया था कि सर मैं यहाँ पे डेसिमल वैल्यू दे दूंगा तो क्या होगा। अगर अभी आप डेसिमल वैल्यू दोगे तो ये लेगा ही नहीं क्योंकि इंटीजर है। लेकिन चलिए आपका डाउट मैं क्लियर करते चलता हूँ, यूजर कुछ भी वैल्यू दे सकता है, यूजर होता है। तो मैंने फ्लोट लिया, फ्लोट में डेसिमल वैल्यूज भी आ जाती है, और फ्लोट और डबल ये आपको पता ही होगा। तो फ्लोट मैंने x1 को x1 में ले लिया, फ्लोट y1 को y1 में लिया, फ्लोट x2 को x2 में लिया और फ्लोट y2 को y2 में ले लिया। ये मैंने चार जो इनपुट में लेने थे मैं उनको ले चुका हूँ। क्या मैसेज आया, एक मिनट। हाँ हाँ फ्लोट ही होगा ना, तो अपन ने क्या स्पेलिंग मिस्टेक करी। अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक, थैंक यू। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इसको इस तरीके से फ्लोट फंक्शन में ले लिया है। अब मैं DDA एल्गोरिथम के फंक्शन में पहुंच गया हूँ। अब चूंकि मेरे को डेल्टा x, डेल्टा y और m डिक्लेयर करना है, तो एक फ्लोट डेल्टा y के लिए dy, डेल्टा x के लिए dx और m के लिए m मैंने डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, सेट कर दो dy में
क्या सेट कर दो, y2 माइनस y1, तो बहुत बढ़िया, सेट कर दो तो कर देंगे, कर दिया, ठीक है। फिर आपने बोला ये सेट कर दो dx में क्या, x2 माइनस x1, तो कर देंगे। फिर आपने बोला m में सेट कर दो क्या, dy अपॉन dx, बहुत बढ़िया, कर देंगे। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू लगाई जाएगी, एक फंक्शन लगा जाएगा, और वो फंक्शन होता है FABS, फंक्शन एब्सोल्यूट। अब FABS होता है फंक्शन एब्सोल्यूट। अब ये क्या करता है, किसी भी स्टूडेंट को कोई आइडिया है कि ये क्या करता है? फंक्शन एब्सोल्यूट FABS ये क्या करता है, आपके फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हो गया, अगर आपके फंक्शन की वैल्यू माइनस में आएगी तो भी उसको किस में कन्वर्ट करके दे देगा, प्लस में कन्वर्ट करके दे देगा। ये उसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न करेगा, ये इसका काम होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू को रिटर्न कर देगा, ठीक है। फिर आपको एक बोला गया था कि भैया x और y डिक्लेयर कर लेना, तो x और y डिक्लेयर कर लिए। फिर आपको बोला गया था x में x1 डाल देना, y में y1 डाल देना। उसके बाद आपको बोला गया है इफ में कंडीशन चेक कर लेना, फिर एल्स में कर लेना, ऐसे ही तो बोला गया था। इफ में बोला गया था कि अगर m ग्रेटर देन है 1 से, तो आप क्या करना, एक लूप चला लेना। तो आपने बोला अरे वाह, ये तो अच्छी बात हो गई, एक लूप चला लेंगे। लूप चलाएंगे तो ऐसे उसको स्टार्ट और एंड भी करना होगा। लूप चलाएंगे तो आपने क्या कहा था, आपने क्या कहा था कि भाई लूप चलाएंगे तो x में x1 और y में y1 डाल दो, वो हम पहले डाल चुके हैं, तो पहला आर्ग्यूमेंट तो ब्लैंक हो गया। दूसरा आर्ग्यूमेंट कंडीशन है, तो आपको बोला था जब तक y1 से y2 नहीं चला जाता तब तक चलेगा। तो मैंने कहा जब तक y1 लेस देन और इक्वल टू है y2 के, तब तक ये लूप चलता जाए, और हमेशा आपको पता है y में इंक्रीमेंट होना है, तो y में इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। और यहाँ पे पुट पिक्सल फंक्शन लगेगा जिसमें x भी जाएगा, जिसमें y भी जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे y1 तो हम काम में ले ही नहीं रहे, y1 को y में डाल दिया तो इसको y रहने दो, x भी जाएगा, y भी जाएगा, पिक्सल का कलर जाएगा, तो मैंने रेड येलो में कुछ भी ले सकता हूँ। y में इंक्रीमेंट है तो x की वैल्यू जो होगी वो आपको डालनी पड़ेगी, तो x प्लस इज इक्वल टू 1/m, इस तरीके से x फाइंड करते हैं, आपको पता है, ठीक है, ये x में आ जाएगा। एल्स अगर वो m से लेस देन है मान लो, तो आपको पता है वापस से फॉर लूप चलाना है, ये लो, और फॉर लूप में पहला आर्ग्यूमेंट तो ब्लैंक रह जाएगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट x लेस देन इक्वल टू, जब तक x2 नहीं होता तब तक चलेगा, और अब x में प्लस प्लस करना है। और ये सब मैंने आपको एल्गोरिथम में बताया, पुट पिक्सल x, y, रेड, और y में क्या डाल देंगे, प्लस इज इक्वल टू m, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं, टाइम हो गया है क्लास का, टाइम हो गया है क्लास का गाइस। तो अभी हम इसको नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे, मतलब इस प्रोग्राम को पूरा बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, पूरा बताऊंगा मैं वापस से। तो इस प्रोग्राम को रन करके भी बताऊंगा, इस प्रोग्राम की कोडिंग भी बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल हम लोग वापस इस प्रोग्राम को देखेंगे आगे कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास को तो यहीं स्टॉप करेंगे अभी।